students. Today we will go through the next money market instrument, that is repurchase agreement, repo. It is known as REPO, repos, and reverse repos. So here let us understand the concept of repo, repurchase agreement. जैसे हम लोग कुछ चीज़ गिरवी रख के लोन लेते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं और बाद में वो जो गिरवी रखी हुई चीज़ होती है वो हम वापस भी ले लेते हैं जब पैसे वापस करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग गिरवी नहीं रख रहे लेकिन हम उसको बेच रहे, वो सिक्योरिटी को हम बेच रहे और पैसे ले रहे उससे, और क्या बोल रहे कि थोड़े दिन बाद हम वो सिक्योरिटी को वापस खरीद लेंगे आपसे. तो यहाँ पर बेचना हो रहा है, ना कि गिरवी रखना हो रहा है, तो वो फर्क है इसमें. तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलेंगे, रीपर्चेज एग्रीमेंट को एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है विच enables the collateralized short-term borrowing and lending through sale or purchase operations in the debt markets. कर्जा लेना या कर्जा देने के लिए हम लोग इस तरीके से कोई भी सिक्योरिटी बेचकर पैसे लेते हैं और बाद में उस सिक्योरिटी को खरीदते भी हैं. तो अंडर रेपो क्या होता है, जो इंसान सिक्योरिटी अपने जो चीज़ गिरवी रखने की चीज़ होती है उसको बेच रहा है ना, तो उसके लिए ये रेपो है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है. अ होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी सेल्स देम टू द इन्वेस्टर. सेल्स देम मतलब अपनी सिक्योरिटी बेच रहा है, किसको, इन्वेस्टर को बेच रहा, विथ एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज इट एट अ प्री डिटरमिन्ड टाइम एंड रेट. 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और रेट भी बोल रहा कि ये दाम में मैं खरीदूंगा बाद में. तो इस तरह का एग्रीमेंट होता है. कुछ ज़्यादा पैसे से खरीदने की बात होती है और कुछ टाइम भी फिक्स होता है, तो इसको बोलते हैं रिपो. अब दूसरा है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन्वेस्टर क्या कर रहा, वो सिक्योरिटी को खरीद रहा, लेकिन एग्रीमेंट क्या कर रहा, साइमल्टेनियस कमिटमेंट. ठीक है भाई, 2 महीने बाद मैं आपको फिर ये दाम में बेचूंगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ ना, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्या है, रिवर्स रिपो है. तो सिर्फ इतना फर्क है. तो इसका एन एक्टिव रिपो मार्केट लीड्स टू इंक्रीज इन द मनी मार्केट टर्नओवर. अगर रिपो मार्केट एक्टिव है तो क्या होगा, मनी मार्केट का टर्नओवर इंक्रीज करने में मदद करेगा. और सेंट्रल बैंक को भी ये इंस्ट्रूमेंट एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओपन मनी मार्केट के जैसा यूज हो सकता. मतलब सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिक्योरिटीज को बेचती है तो पैसा इकोनॉमी से ले लेती, और खरीदती है तो क्या करती है, इकोनॉमी में मनी छोड़ती है. तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट भी, रिपो भी बहुत मदद करेगा. किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को. रिपोज आर मोर सेफर कंपेयर टू कॉल मनी मार्केट. क्यों, कॉल मनी मार्केट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखते ना, लेकिन रिपो में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रहता है, तो पैसा डूबने का डर नहीं रहता है. In all advanced money market, it is a very popular instrument and it constitutes the major share in the securities transaction. पूरे advanced money market में ये इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर है और इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और बहुत सारे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करता है. इट enables the smooth adjustment ऑफ द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. जो भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का क्रंच रहता है ना, उसको ये रिलीज करता है. तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी अवेलेबल करता है किसको, जो भी मनी मार्केट के डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर्स हैं उनको. एंड
It also serves the purpose of indirect instrument of monetary in the liberalized financial market. मतलब फाइनेंशियल मार्केट को लिबरल बनाने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है। इंडिया में 1992 जो स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम, तो उस टाइम पे इंडिया क्या करी थी, रिपोस के ट्रांजैक्शंस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। बाद में नाउ रिसेंटली बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स ने कहा कि रिपोस का स्कोप बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर RBI हैज़ कम आउट विथ वन इंस्ट्रूमेंट दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी 1998-99 में वन डे रिपो। ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी फेमस हो गया था, सिग्निफिकेंट टूल हो गया था। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं टू मेक रिपो इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द मनी मार्केट। अभी हम लोग देखेंगे ADRs एंड GDRs क्या है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स और GDRs क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अब यहाँ क्या होता है, ADRs आर फोररनर्स ऑफ GDRs, मतलब ADRs के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे बनते हैं तो GDR भी उसको फॉलो करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के होते हैं। दे आर इन द नेचर ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट और सर्टिफिकेट के तौर पर होता है। अच्छा, कहाँ ट्रेड होते हैं ये, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ट्रेड लिस्टेड इन द अमेरिकन स्टॉक मार्केट, और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स कहाँ लिस्टेड है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिकन स्टॉक मार्केट में नहीं रहते, लेकिन लंदन स्टॉक मार्केट, लग्जमबर्ग स्टॉक मार्केट या फ्रांस स्टॉक मार्केट में ये ट्रेड होते हैं या लिस्टेड है। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होता है कि मान लो इंडियन कंपनी है, तो जैसे कि इन्फोसिस इंडियन कंपनी है ना, तो इन्फोसिस क्या करती है, अपने शेयर्स को अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करवाना चाहती है। तो क्या होगा अब यहाँ पे जो बैंक इंडिया में है, उसी बैंक का ब्रांच अमेरिका में भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। तो इन्फोसिस के शेयर्स अमेरिकन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करवाना है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी ऑफ इंडियन कंपनी शेयर्स टू डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। तो इंडिया में जो ब्रांच है, मान लो HSBC है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, तो HSBC क्या बन जाता, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बन जाता। तो वहाँ पर ये शेयर्स इन्फोसिस अपने शेयर्स इनको दे देते। तो बाद में अब और DCB डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक किसको इंस्ट्रक्ट करता, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इंस्ट्रक्ट करता, भाई मेरे पास शेयर्स आ गए, अब उस शेयर्स के आधार पर आप ADRs इशू करो। लेकिन ADRs और शेयर्स, जैसे इन्फोसिस का एक शेयर एक ADR नहीं बनता, वो रेशियो बात कर लेते, जैसे कि 5 इन्फोसिस के शेयर्स मिलाकर एक ADR बनता, तो ऐसा वाला बनाते। तो डिटरमिन रेशियो के आधार पर ADRs रिलीज करता है कौन, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जैसा ADR के लिए प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर GDR ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज GDRs इंस्टेड ऑफ ADRs, और ये GDRs और ADRs आर लाइक एविडेंस की ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर्स है या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स है। अब ये जो जैसे कि ये शेयर्स के तौर पर ही होते हैं, तो इनको शेयर्स के ऊपर क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब इनको भी मिलता है, ADRs और GDRs को। क्या डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, राइट्स इश्यू भी इनको इश्यू होगा। उसके अलावा उसके अलावा 1 लाख 50,000 रुपीस का 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 1 लाख
इवन वोटिंग राइट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय अप्रोचिंग द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये एडीआर्स एंड जीडीआर्स कहाँ बेचे जाते हैं? आउटसाइड इंडिया बेचे जाते हैं, जो भी करेंसी होगा उस करेंसी में। एडीआर्स और जीडीआर्स अब अगर समझो रिडीम हो गए, मतलब वापस दे दिए या बेच दिए, तो एक बार यहाँ से एडीआर जीडीआर निकल गए तो इंडियन मार्केट में भी इनको बेचा या खरीदा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जीडीआर या एडीआर हम बेचते हैं तो अ नॉन रेसिडेंट इंडियन खरीदता है इसको, तो टैक्स इंडिया में ये टैक्सेबल नहीं है। वन मोर थिंग, Indian companies need not approach the Ministry of Finance for the approval purpose of issue of ADRs and GDRs. Next, last instrument, interbank participation certificates। तो ये एक बैंक दूसरे बैंक को सरप्लस, अगर एक बैंक के पास है तो दूसरे बैंक को सरप्लस देने के लिए ये एग्रीमेंट होता है दो बैंकों के बीच में। तो एक होता है इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स विथ रिस्क शेयरिंग एंड अनदर विदाउट रिस्क शेयरिंग। मतलब जो भी डिमांड एंड सप्लाई से फ्लक्चुएशंस होता है तो यहाँ पर विथ रिस्क शेयरिंग, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिस्क शेयरिंग, इस तरह के टू होते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज मनी मार्केट स्ट्रक्चर। थैंक यू।